नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। उत्तर प्रदेश उपचुनाव, सिर्फ एक सीट, मिल्कीपुर विधानसभा, अयोध्या के नजदीक। हम सब जानते हैं कि उसकी क्या महत्ता है और क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से वो चर्चा में आया और कैसे उसको महत्वपूर्ण बनाया गया, किस तरीके से वहां धर्मगत राजनीति हुई, कैसे जातिगत राजनीति हुई, क्या क्या चीजें उभारी गई, क्या क्या चीजें दिखाई गई, ये सब हम सब जानते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मिल्कीपुर में एक दलित बच्ची का दैहिक शोषण होता है। उस शोषण में विधानसभा के विधायक उसमें घेरे जाते हैं जो सपा से रिलेटेड है, समाजवादी पार्टी के है। और निश्चित तौर पे इसका हम खंडन इस तरीके से करेंगे कि ये किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी के लिए ये उचित नहीं होता कि उसका कोई भी प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के किसी वासी के साथ इस तरीके का व्यवहार करे। और वो बच्चियां जो इस शोषण का शिकार होती हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि समाज में हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में ये घटनाएं बहुत पहले हुआ करती थी। मैं ये मानता हूं कि जब जमींदारी प्रथा रही होगी तब ये शायद हुआ करता था कि किसी भी घर की बच्ची को कैसे भी करके किसी भी लड़की को अपना घेरे में ले लिया जमींदारों ने और उस तरीके की हरकतें करते थे। ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई थी। जमींदारी उन्मूलन के बाद इन व्यवस्थाओं में बदलाव आया और पढ़ाई लिखाई शिक्षा इन सब के विकास में निश्चित तौर पर समाज को एक बेहतर दिशा दी है। और अब ऐसी चीजें होना बहुत खराब है, बहुत ही बुरा है। और इसको किसी भी तरीके से कैसे भी किस तरीके से अगर बुरा कहा जाए और उसका विरोध किया जाए वो उचित होगा, मेरी नजर में ऐसा है। और डॉक्टर सूरज मंडल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और इनका बहुत बहुत स्वागत है सर। हम मिल्कीपुर से शुरू करेंगे फिर कुंभ पर जाएंगे। तो हम पहले चर्चा करते हैं मिल्कीपुर विधानसभा की, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर बीते दिनों बवाल हुआ और जिस तरीके की चीजें उभर के सामने आई, कैसे वो ड्राइवर, कैसे वो पूरा फैमिली उसके पीछे उभर के सामने आया कि उस दलित महिला और लड़की के साथ बलात्कार हुए और तमाम इस तरह की घटनाएं हुई, जिसमें डीएनए टेस्ट तक की बात आई, डीएनए टेस्ट भी कराए गए, तमाम ऐसी बातें हुई। और उसके बाद अंत में निकला कि डीएनए टेस्ट में वो चीजें मिली नहीं उस आरोपी के विरुद्ध। लेकिन फिर भी आरोप तो आरोप है और जिस तरीके का रसूख था उसका, उसको भी अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी के लिए ये खराब पक्ष था। भले ही आपका डीएनए टेस्ट ना मिला हो, लेकिन तब भी मैं ये कहूंगा कि अगर किसी महिला या किसी लड़की का शोषण किया गया है तो वो बुरा ही है। आप इसको कैसे देखते हैं सर, पहले तो इसी लाइन पर। देखिए, सबसे पहले तो चुनाव की बात करें। उपचुनाव एक ही विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जो उसके तारीखें हैं वो लगभग या वही है जो दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं और तमिलनाडु के एक सीट पर जो चुनाव हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश का यह चुनाव क्यों बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। एक तो जो घटनाक्रम की आपने जिक्र की वो तो लोगों के मन में अभी भी है और उसके कारण परिणाम क्या होंगे वो एक दिशा तय करेगा। लेकिन इसके साथ साथ अयोध्या एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाता हूँ। 3 जनवरी को मैं आंध्र प्रदेश में था और वहाँ के कुछ बड़े राजनेता से और एक नेत्री हैं, वो उनसे भी बात हो रही थी। तो उन्होंने सबसे दिलचस्पी जाहिर की कि कैसे अयोध्या में परिणाम जो आया वो किस तरह का था और ऐसा क्यों आया और आने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा देश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति। देखिए, मैं उन लोगों में हूँ जो सबसे पहले ये मानता हूँ कि चुनावी प्रक्रिया को बुरी तरह एक तरह से मैनिपुलेट किया गया है। चुनाव आयोग से लेकर वोटों को बनाने में और वोटों के डिलीशन तक में इस तरह से किया जा रहा है, जिसका और खास तौर से महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर वोट जोड़े गए और कैसे जोड़े गए, कहाँ से वो वोट आए, करोड़ों में थे। तो उसका कोई भी एक माकूल और तसल्ली बख्श जवाब चुनाव आयोग अभी भी नहीं दे पाए। वो हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो बराबर शेर शायरी कहते हैं। अब शेर शायरी का स्तर खराब है या उनके चुनावी जो इंतजाम का स्तर और भी खराब है, ये कहना मुश्किल। लेकिन ये तय है कि जो उत्तर प्रदेश में परिणाम आए उसमें एक वजह यह भी तलाशी गई थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता यानी मुख्यमंत्री योगी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में
अंदर ही अंदर कुछ टकराव थे, जो बाद में उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में मोदी के बाद कौन उनके उत्तराधिकारी बनेंगे, ऐसे प्रश्न गंभीरता से छाए हुए थे। दूसरी बात कि ये महाराष्ट्र के चुनाव में लग रहा था कि जो आरएसएस का एक तरह से दखल होता है, एक तरह से जो उनके विचार या उनके लाइन को टो किया जाता है, वो पूरी तरह नहीं किया जा रहा था महाराष्ट्र में। तो ये तय करेगा उत्तर प्रदेश की चुनाव की जो अभी परिणाम आएंगे कि आगे की राजनीति, देश की राजनीति पर और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह तो निश्चित तौर से, ये आपने इसके पहले भी जब हमारी बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि जो 9 जगह उपचुनाव हुए और जिसमें इसके पहले वाहवाही बटोर रही थी समाजवादी पार्टी और बड़ी खुश थी कि हमने लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छे परिणाम लाए और खास तौर से अयोध्या के सीट और उसके अगल-बगल की सीटों पर विजय हासिल की। लेकिन उपचुनाव में सारा मसला लग रहा था उलट हो गया। क्यों उलट हो गया, इसके अलग-अलग विश्लेषण हो सकते हैं। पार्टियों ने अपनी तरफ से कोई ऐसा विश्लेषण जारी नहीं किया है। न समाजवादी पार्टी ने इस बुरी तरह जो उनकी पराजय हुई है, जिन जगहों पर वो जीत सकते थे, वहाँ भी वो नहीं जीत पाए, उसके वजह की का कोई खुलासा नहीं किया गया। तो ये इसका प्रभाव लोगों इस चुनाव पे क्या पड़ेगा, वो तो पार्टियों की अपनी रणनीति होगी। लेकिन ये एक बड़ा इंडिकेटर होगा लोगों के अपने विचार का, और खास तौर से वहाँ पर जो जिस तरह से दलित समाज के साथ सिर्फ उस क्षेत्र में नहीं, अलग-अलग क्षेत्रों में भी उनके साथ बदसलूकी की जाती है या उनके साथ उत्पीड़न की घटनाएँ होती हैं या उनके हक और हुकूक के साथ खिलवाड़ होता है, ऐसे ऐसे आरोप जो लगाए जाते हैं, उस पर भी एक लोगों की राय मैं समझता हूँ इस उपचुनाव के परिणाम के माध्यम से लोगों के समक्ष आएँगी। तो इसलिए ये एक छोटा उपचुनाव सा बहुत बात करता हूँ सर। करहल में भी यही हुआ था कि वहां भी एक दलित लड़की के साथ हत्या का आरोप आया समाजवादी पार्टी के ऊपर। समाजवादी पार्टी का रोना ये है कि हमेशा यादव और मुस्लिम इन्हीं को घेरा जाता है। अवधेश के जीतने के बाद जिस तरीके से अयोध्या में चीजें बदली थी कि लगा था कि समाजवादी पार्टी का दखल उस जगह पर हुआ है जहां राम मंदिर बनाने के बाद बीजेपी ताल ठोक रही थी कि पूरे स्टेट में एक तरफा लहर के साथ कम से कम 65 से 70 सीट जीतेगी, लेकिन वहां वो सड़क के चलेगी 30 के भी नीचे। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको मिल्कीपुर में एक तो सांसद जो अयोध्या के हैं, अपना जीत करके पहुंचे हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके ऊपर साख है, दांव लगा हुआ है, उनकी साख दांव पे है। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि उनका ही व्यक्ति है वो जो वहां पर इस आरोप से घिरा हुआ है। तो मिल्कीपुर में क्या संभावना आपको दिख रही है? क्योंकि बुलडोजर चलने के बाद, घर वर तोड़ने के बाद, गिरफ्तारी के बाद परिस्थितियां वहां कुछ तो बीजेपी के फेवर में आ गई होंगी कि सच बात यह है कि अपराधी किस्म के लोग सपा में जन्म लेते हैं। क्या ये इससे आप सहमत हैं? देखिए, ये कहना मुश्किल है, ये आरोप जो लगाया जाता है कि कोई भी दल संरक्षण देता है, जो ऐसे तत्व होते हैं, आपराधिक किस्म के तत्व, वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं होता है और ये बातें सभी दलों के लिए लगभग उसको हम लोग उपयुक्त मान सकते हैं, क्योंकि कई सारे दल हैं जहाँ इसको जिनके बारे में खुलकर लिखा जाता है, कई दलों के बारे में नहीं लिखा जाता। लेकिन 2 बातें आपने महत्वपूर्ण कही। पहली बात कि उत्तर प्रदेश में 37 सीट जो लोकसभा की जीती समाजवादी पार्टी, मैं मान के चलता हूँ कि इसमें 3-4 सीट और जोड़े जा सकते थे, क्योंकि वहाँ जो चुनाव परिणाम थे बहुत ही कम वोट के अंतर से, और ऐसा लगता था कि प्रशासन के हस्तक्षेप से जानबूझकर सत्ताधारी दल को एक तरह से जिताया गया। लेकिन अब दूसरी बात, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और ऐसे भी वोटर्स जो बहुजन समाज पार्टी के उन नीतियों से सहमत नहीं थे जिसके तहत यह आरोप लगता है बसपा पर कि वो अंदरूनी रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ रही है। तो और तीसरी बात जो ये है कि इसमें समाजवादी पार्टी के सभी तबकों का वोट, सिर्फ मुसलमान और यादव नहीं, जो सारे वोटर्स थे वो सब एक साथ जुड़े हुए थे।
तो मैं समझता हूँ कि इसको हम लोग ये देख सकते हैं कि जो चुनाव परिणाम होंगे, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन अगर कोई ऐसे कदम उठाती है, तो क्या वाक़ई में जनता का उन्हें पुनः एक तरह से विश्वास मिलता है? क्योंकि ये विश्वास मत है जनता के बीच भी। कई विश्वास मत होता है जो असेंबली में तय होता है, लेकिन जनता के बीच भी कई बार विश्वास मत होता है। एक सीट पर पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र लगी हुई है और पूरे उत्तर प्रदेश में अलग-अलग तरह के विश्लेषण हो रहे हैं, अलग-अलग तरह की बातें हो रही हैं और इस सीट पर जो भी परिणाम होंगे, ज़ाहिर तौर पर उनका एक रिफ्लेक्शन आएगा पूरे के पूरे जनता के कि आगे क्या सोच है, अलग-अलग पार्टियों के बारे में। और मेरे समझ में जो मैं अभी आपको अपनी ओर से बता सकता हूँ, जो भी पार्टी वहाँ जीतेगी, वो अच्छे मार्जिन के साथ जीतेगी। और एक चीज़ मैं ये भी मानता हूँ कि अगर कोई भी पार्टी बड़े अच्छे मार्जिन से जीतती है, तो चुनावी मैनिपुलेशन की बात थोड़ी पीछे रह जाती है। चुनाव मैनिपुलेशन की बात तब बहुत ही कारगर होती है और उसको सामने लाया जाता है जब हार-जीत का फासला जो है, विभिन्न दलों में बहुत ही कम मतों के अंतर से ऐसा होता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।